जय हिंद साथियों, राउस एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, करंट अफेयर की एक और शानदार क्लास में आपके लिए लेकर आया हूं और 7 नवंबर के सारे करंट अफेयर्स हम लोग करने वाले हैं। तो क्वेश्चन की फॉर्म में सारे सारे करंट अफेयर रहते हैं, जैसा कि आप सभी को पता है। तो आपको क्या करना है बच्चों, क्वेश्चन का जवाब देना है पहले, अगर आप दे पाए तो, वरना मैं तो हूं ही हर सवाल का जवाब देने के लिए। तो शुरुआत करेंगे, देखेंगे पहला क्वेश्चन क्या है। जनजातीय गर्व वर्ष पखवाड़ा 2025 इज बीइंग ऑर्गेनाइज्ड बाय व्हिच इंस्टीट्यूशन। जनजातीय गौरव वर्ष पखवाड़ा 2025 का आयोजन किस संस्थान द्वारा किया जा रहा है? एनसीईआरटी या फिर एनईएसटीएस एंड मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर और नीति आयोग। सबसे पहले क्वेश्चन में जो दिया गया है इसकी बात कर लेते हैं। क्या ये जनजातीय गौरव वर्ष पखवाड़ा, ठीक है बच्चों। जब भी हम लोग बात करते हैं पखवाड़ा की ना, तो यहाँ पे एक बात याद रखिएगा कि 1 से लेकर के 15 तारीख की हम बात करेंगे, या कोई भी चीज 1 से 15 की बात होती है तो उसको हम पखवाड़ा बोल देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या किया जा रहा है, दो ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसकी बात है, एक नेस्ट और मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल, ठीक है। नेस्ट और मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल्स, नेस्ट की बात कर लेते हैं। तो नेस्ट क्या होता है, नेस्ट का फुल फॉर्म देखते हैं पहले और फिर देखते हैं मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स क्या कहता है, ठीक है। नेशनल एजुकेशन, नेशनल नेशनल एजुकेशन एजुकेशनल सोसाइटी फॉर ट्राइबल स्टूडेंट्स, ठीक है बच्चों। ट्राइबल स्टूडेंट्स, ठीक है। ये है एनईएसटीएस, इसका फुल फॉर्म, ठीक है। तो ये एक ऐसी संस्था, एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो ट्राइबल स्टूडेंट्स की शिक्षा के लिए काम करती है। तो एक तो ये, और ये किसके अंडर में आती है, तो मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के अंडर में आती है। और ये मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स यानी कि जनजातीय कार्य मंत्रालय क्या करता है, जो आदिवासी क्षेत्र के लोग हो गए, ट्राइबल लोग हो गए, उनके अधिकारों की बात करता है, उनके लिए शिक्षा का प्रबंधन करता है, उनके एरिया में डेवलपमेंट की बात करता है। तो एक प्रोग्राम चलाया जा रहा है, जनजातीय गौरव वर्ष पखवाड़ा दिवस यानी कि 2025 का चलाया जा रहा है। और ये कब से कब तक होगा बच्चों, तो 1 नवंबर से लेकर के 15 नवंबर के बीच में होगा, ठीक है। आज 7 नवंबर है, 7 नवंबर 2025, और ये आज 1 तारीख से लेकर के 15 नवंबर 2025 तक चलेगा, ठीक है। अब देखिए, ये इसमें किया क्या क्या जाएगा और किस तरीके से इसको प्रमोट किया जाएगा। देखिए यहाँ पे आपको मैंने कुछ दिन पहले, अगर आपने सेशन देखे होंगे तो मैंने बताया था ईएमआरएस के बारे में। ईएमआरएस का मतलब क्या होता है, एकलव्य, ठीक है। एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल, ठीक है बच्चों। ये मैंने आपको बताया होगा ईएमआरएस के बारे में। तो ईएमआरएस क्या है, ठीक है, एक मॉडल है, एक प्रोग्राम है गवर्नमेंट का, जिसमें स्कूल्स खोले जाते हैं, रेजिडेंशियल स्कूल खोले जाते हैं। और उस स्कूल में कौन पढ़ेगा, जो आदिवासी के बच्चे हो गए, जो जनजाति बच्चे हो गए, वो उसमें पढ़ाई करेंगे। तो ये किसके लिए हो रहा है, साफ समझ में आ रहा है, ठीक है। जनजातीय गौरव की बात की जा रही है यहाँ पे, जनजातीय गौरव की बात की जा रही है। तो यहाँ पे 497 एकलव्य मॉडल जो स्कूल है, उसमें हमारे जो योद्धा होंगे, हमारे जो हीरोज हैं, जैसे कि बिरसा मुंडा साहब हो गए, तो तात्या भील साहब हो गए, तो इनकी जो सम्मान में, इनके गौरव में ये पूरा पूरा प्रोग्राम किया जाएगा। अब ये 15 नवंबर ये क्यों भाई साहब, तो 15 नवंबर को बिरसा मुंडा का जन्म दिवस आता है, और ये 150वीं इनकी बर्थ एनिवर्सरी है, ठीक है बच्चों। 150वीं बर्थ एनिवर्सरी है, और 15 नवंबर 2025 को, ठीक है। तो इसीलिए 15 नवंबर को चुना गया था। इस दिन परेड होती है, कदम ताल किए जाते हैं सारे सारे स्कूल्स में। उस दिन कहानियां बनाई जाती हैं, बताई जाती हैं कि कैसे बिरसा मुंडा अंग्रेजों के साथ लड़ गए, किस तरीके से हमारी जो आदिवासी हैं अंग्रेजों से लड़ने में, या फिर हमारी आजादी की लड़ाई में कदम से कदम मिलाकर के लड़े थे, उनकी वीरता की गाथाएं बताई जाती हैं, प्ले किए जाते हैं, नाटक किए जाते हैं, उनके बारे में बताया जाता है, अवेयरनेस फैलाया जाता है, ताकि हमारी आने वाली जनरेशन है उनकी लेगेसी को मेंटेन करके रखे। क्लियर पॉइंट बच्चे।
तो ये एक बहुत ही गर्व का मौका है, या यूं कह लीजिए कि एक सम्मान दिया जा रहा है हमारे उन हीरोज को जिन्हें इतिहास में बहुत ज्यादा जगह नहीं दी गई है। तो NESTS यानी कि नेशनल एजुकेशन सोसाइटी फॉर ट्राइबल स्टूडेंट्स और मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स ने मिलकर के 15 दिन का एक प्रोग्राम रखा है जिसका नाम क्या है, जनजातीय गौरव वर्ष पखवाड़ा 2025। क्लियर पॉइंट। 1 नवंबर से लेकर के 15 नवंबर तक को इसको आयोजित किया जा रहा है। और कितने स्कूलों में किया जा रहा है? 497 स्कूल में किया जा रहा है। कौन से स्कूल में किया जा रहा है? EMRSN एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल, जो कि गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया था ताकि ट्राइबल पीपल के जो बच्चे हैं उनको शिक्षा दिया जा सके। क्लियर है बच्चे यहाँ पे? चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। द FIDE चेस वर्ल्ड कप 2025 ट्रॉफी हैज बीन रीनेम्ड आफ्टर विच इंडियन चेस लीजेंड? ठीक है, बताने की जरूरत नहीं है ना? कभी कभी तस्वीर गलत लग जाती है, आप लोग आंसर वैसे ही बता देते हैं, कोई बात नहीं। ठीक है, चलिए। आर प्रज्ञानंद, डी गुकेश, विश्वनाथन आनंद एंड निहाल सरीन। ठीक है, तो करेक्ट आंसर आपको पता है, दिख रहा है तस्वीर। ठीक है, विश्वनाथन आनंद की मैं बात कर रहा हूं। ठीक है, ये वर्ल्ड चेस की दुनिया में इनका एक अलग से ही इतिहास है, इनका एक अलग से ही नाम है। तो इन्हीं के नाम पे देखिए किसी ट्रॉफी का नाम बदल दिया गया है। और ये ट्रॉफी कोई नेशनल ट्रॉफी नहीं है कि चलो ठीक है यार हमारे देश का एक बंदा है, एक प्लेयर है जो बहुत ही बढ़िया खेलता है, इंस्पिरेशन है लोगों के लिए, चलो अपने देश की ट्रॉफी का नाम बदलते हैं, उसका नाम पे रख देते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है। मैं FIDE की बात कर रहा हूं, वर्ल्ड चेस चैंपियन की बात कर रहा हूं। वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप की ट्रॉफी बदल दी गई है। किसके नाम पे रखा गया है? तो विश्वनाथन आनंद के नाम पे ये ट्रॉफी रखा गया है। क्लियर पॉइंट बच्चे यहाँ पे? अब बात करते हैं FIDE की बात कर लेते हैं। जिस तरीके से आप देखो ICC इंटरनेशनल लेवल पे क्रिकेट का पूरा वो करती है ना, इंटरनेशनल लेवल पे जितने भी क्रिकेट मैचेस होते हैं सबको कंट्रोल करती है, उसी तरीके से FIDE करता है। ठीक है, FIDE क्या करता है? चेस का करता है। FIDE चेस का कब बनाया गया था? 1924 में बनाया गया था। और इसलिए ताकि चेस को कॉमन लोगों के लिए अवेलेबल कराया जा सके। आप लोग देखना पुराने जमाने में महाभारत का एग्जाम्पल ले लिया, फिर कोई भी रजवाड़ों में, तो चेस कॉमन नहीं था। चेस जो है मतलब रजवाड़े खेला करते थे, अमीर इंसान खेला करते थे। तो FIDE बनाया गया ताकि कॉमन पीपल तक चेस को पहुंचाया जा सके 1924 के अंदर में। क्लियर है बच्चे यहाँ पे? चलिए अब कहां पे अनाउंसमेंट किया गया इसकी बात होती है, और किसने अनाउंसमेंट किया इसकी बात होती है। ठीक है, तो ये गोवा में किया गया पहली बार। ठीक है, गोवा के पणजी में किया गया, ये आपको याद रखना है, गोवा के पणजी में किया गया। डेफिनेटली गोवा है तो कोई भी स्टेट का नाम आता है तो वहां के CM अपने आप ही आ जाते हैं। ठीक है, तो वहां के CM की बात कर लेते हैं तो प्रमोद सावंत की बात कर लेंगे। प्रमोद सावंत साहब भी यहाँ पे अवेलेबल थे जब ये इवेंट किया गया। ठीक है, सावंत साहब यहाँ पे अवेलेबल थे जब ये इवेंट यहाँ पे किया गया। क्लियर है पॉइंट यहाँ पे? चलिए उसके बाद स्पोर्ट्स मिनिस्टर हमारे मनसुख मांडविया साहब, ठीक है, वो अवेलेबल थे यहाँ पे। मनसुख मांडविया का भी नाम लिख लीजिए। ठीक है, मनसुख मांडविया। देखिए इन सब से आपको याद रहता है कि हमारे स्पोर्ट्स मिनिस्टर कौन है, ठीक है, FIDE का चेयरमैन कौन है, या फिर किसके नाम पे किया गया, तो नाम रिलेट करके चलते रहने से आपको नाम याद रहते हैं। ठीक है, तो मनसुख मांडविया कौन है? हमारे स्पोर्ट्स मिनिस्टर है डेफिनेटली। तो ये भी अवेलेबल रहेंगे क्योंकि हम लोग स्पोर्ट्स के फील्ड की बात कर रहे हैं। अब बात कर लेते हैं FIDE। तो FIDE का चेयरमैन भी तो रहेगा ना भाई साहब। तो FIDE का चेयरमैन का नाम है आर्काडी डोकोविच। ठीक है, आर्काडी आर्काडी ठीक है, आर्काडी डोकोविच। ठीक है बच्चों, क्लियर पॉइंट ये रखना। तो आपको कौन कौन से नाम याद रखने हैं? विश्वनाथन आनंद का नाम याद रखना है, FIDE का नाम याद रखना है, कहां पे हुआ गोवा का नाम याद रखना है। ठीक है, आर्काडी डोकोविच का नाम याद रखना है, प्रमोद सावंत जो कि CM है उनका नाम याद रखना है, और स्पोर्ट्स मिनिस्टर मनसुख मांडविया का नाम याद रखना है। ठीक है, इससे ज्यादा आपको पढ़ने की जरूरत यहाँ पे नहीं पड़ेगी। आई थिंक ये दिख नहीं रहा ना ठीक से, कलर चेंज कर लेना चाहिए मुझे। ठीक है, थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं तो शायद आपको दिखे। ठीक है, मैंने अभी देखा वहां पे तो थोड़ा बहुत लाइट लाइट सा दिखाई दे रहा है, कोई बात नहीं। ठीक है, चलिए तो ये आपको बताना है कि किसके नाम पे यहाँ पे चेस वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप का ट्रॉफी रखा गया है। तो आपका विश्वनाथन आनंद, ये सारे बहुत ही महान प्लेयर्स हैं, खिलाड़ी हैं जिनका नाम यहाँ पे दिया गया। चलिए, हु अज्यूम्ड चार्ज एज द फाइनेंशियल एडवाइजर डिफेंस सर्विसेज ऑन November 1st 2025। यहाँ पे देखिए किसको अपॉइंट किया गया है? फाइनेंशियल एडवाइजर। ठीक है, फाइनेंशियल एडवाइजर के तौर पे किसको अपॉइंट किया गया है ये आपको यहाँ पे नाम बताना है। क्लियर है पॉइंट? और फाइनेंशियल एडवाइजर किसका? तो डिफेंस सर्विसेज का, डिफेंस सर्विसेज का। अब देखिए जब भी हम लोग फाइनेंशियल एडवाइजर की बात करेंगे तो यहाँ पे बजट आ जाता है। ठीक है, यहाँ पे क्या करेंगे हम? ये बजट डिसाइड करेंगे।
ठीक है, ये बजट डिसाइड करेंगे। बजट किसका? तो डिफेंस का बजट, ठीक है, किसका बजट? तो डिफेंस का बजट डिसाइड करेंगे। क्लियर है कौन यहाँ पे? और ये क्यों डिफेंस का बजट डिसाइड करेंगे यहाँ पे? ये इसलिए डिफेंस का बजट डिसाइड करेंगे क्योंकि इनको क्या बनाया गया है? डिफेंस सर्विसेज का फाइनेंशियल एडवाइजर बनाया गया। तो ये कौन साहब है? तो राजकुमार अरोड़ा साहब है। ठीक है बच्चों, ये राजकुमार अरोड़ा साहब हैं जिन्हें क्या बनाया गया है? फाइनेंशियल एडवाइजर डिफेंस सर्विसेज का। यानी कि अब जो भी डिफेंस सेक्टर में डिसीजन लिया जाएगा, फाइनेंशियल डिसीजन लिए जाएंगे, जैसे कि किस देश के साथ हमको डील करनी है, कौन सा हमें अपना हथियार बेचना है, कौन से हथियार खरीदने हैं, ठीक है, किस किस तरीके के हेलीकॉप्टर बनाएंगे, तो भैया बजट तो होगा ना, डेफिनेटली हर एक सेक्टर का बजट आता है। तो ये क्या करेंगे? अब बजट अपॉइंट करेंगे, यानी बजट अलॉट करेंगे कि हाँ भैया ये बजट ठीक है, वो बजट ठीक है, आपका ये वाला बजट सही नहीं जा रहा, आपने यहाँ पे पैसे ज्यादा खर्च किए हैं, कम खर्च करने चाहिए, मतलब ओवरऑल एक दिखा जाए तो अकाउंटिंग का काम करेंगे। आम शब्दों में हम बात कर लेते हैं। क्लियर है यहाँ पे? चलिए अब देखते हैं कि ये कहा, मतलब इन्होंने और कौन कौन से काम किए हैं। तो इन्होंने याद रखेगा, ठीक है, यूपीएससी का जो सिलेक्शन पैनल उसमें भी काम किया है। ठीक है, सिलेक्शन पैनल ऑफ यूपीएससी, ठीक है, यही इनकी सबसे बड़ी उपलब्धि है ऑफ यूपीएससी, यही इनकी सबसे बड़ी उपलब्धि है। इनके बारे में ज्यादा कोई बात करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, राजकुमार अरोड़ा जी को फाइनेंशियल एडवाइजर डिफेंस सर्विसेज के तौर पे नियुक्त किया गया है और ये अपने टाइम के आईएएस ऑफिसर रह चुके हैं। 1990 बैच के ये आईएएस ऑफिसर रह चुके हैं। ठीक है, कभी कभी बैच पूछा जाता है या बैच वैच नहीं पूछा जाएगा आपसे, बट ठीक है, लिख लिया, कोई बड़ी बात नहीं। ठीक है बच्चों, चलिए आगे देखते हैं यहाँ पे। अब अगला जो ये आपका न्यूज है वो अंडर द स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान SNSPA कैंपेनिंग विच गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड टाइटल्स वर अचीव बाय इंडिया। अभी देखिए इंडिया ने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड स्थापित किया है और किसके तहत? स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान, एक अभियान चलाया गया था, उसके तहत 3 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड स्थापित किए हैं। तो आपको उसके नाम बताने हैं। मोस्ट रजिस्ट्रेशन ऑन हेल्थ प्लेटफॉर्म इन 1 मंथ, यानी कि किसी भी हेल्थ प्लेटफॉर्म में एक महीने में सबसे ज्यादा रजिस्ट्रेशन करवाए गए, पहला पॉइंट। ठीक है, दूसरा ऑप्शन, मोस्ट ऑनलाइन ब्रेस्ट कैंसर स्क्रीनिंग इन 1 वीक, एक हफ्ते में ब्रेस्ट कैंसर के मामले में सबसे ज्यादा स्क्रीनिंग करवाई गई, यानी कि 9.94 लाख। और तीसरा, मोस्ट ऑनलाइन वाइटल साइन स्क्रीनिंग इन 1 वीक, कितना? 1.25। और हिंदी मीडियम पर देख लेते हैं, एक महीने में स्वास्थ्य प्लेटफॉर्म पर सर्वाधिक पंजीकरण किया गया, सबसे अधिक ऑनलाइन ब्रेस्ट कैंसर जांच करवाएगी, सबसे अधिक ऑनलाइन वाइटल साइन जांच करवाएगी, और कितना यहाँ पे? 1.25। तो करेक्ट आंसर विल बी ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, यहाँ पे 3 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड स्थापित किए गए हैं, 3। ठीक है, तो तीनों के मामले में भारत ने बहुत ही अच्छी एक उपलब्धि हासिल की है। क्लियर पॉइंट बच्चे यहाँ पे? चलिए अब देखते हैं ये इस रिकॉर्ड तक हम एकदम से पहुंच गए क्या? मतलब ऐसा क्या किया हम लोगों ने? तो सरकार ने एक कैंपेनिंग चला, स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान। सरकार ने एक नारा दिया कि अगर नारी स्वस्थ है तो डेफिनेटली परिवार स्वस्थ है। स्वस्थ नारी स्वस्थ परिवार का नारा दिया, स्वस्थ नारी, नारी, ठीक है, स्वस्थ परिवार का नारा दिया, स्वस्थ परिवार का नारा दिया। ठीक है, ये याद रखिएगा नारा क्या था, स्लोगन क्या था। ठीक है, और ये 17 अक्टूबर से, ठीक है, नॉट 17 अक्टूबर, 17 सितंबर से लेकर के 2 अक्टूबर 2025 के बीच में इस अभियान को चलाया गया था। ठीक है, और इस दौरान हमने पूरी कोशिश की कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को अवेयरनेस फैलाया जाए। गांव गांव में जाके हम लोगों ने कैंपेनिंग की, बताया महिलाओं को, पुरुषों को, वहां के स्कूलों में जाके शिक्षकों को बताया कि वो स्कूल्स में जाके अपने या अपने अपने स्कूल्स में अवेयरनेस फैलाएं हेल्थ को लेकर के। देखिए किसी भी गवर्नमेंट का बहुत बड़ा एक बजट का हिस्सा जाता है हेल्थ केयर सेक्टर में। अगर हम लोग छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखें तो डेफिनेटली यहाँ हम लोग बहुत कम खर्चा कर सकते हैं अपने बजट का। तो इस तरह के प्रोग्राम यहाँ पे चलाया गया। प्रोग्राम का नाम स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान 17 सितंबर से लेकर के 2 अक्टूबर के बीच में चलाया गया था, और इसी प्रोग्राम की वजह से हमने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड स्थापित किए, और ये तीनों आपके ऑप्शंस में आ जाते हैं। सबसे ज्यादा रजिस्ट्रेशन हुए किसी भी एक हेल्थ प्लेटफॉर्म में, ठीक है, तो 3.21 करोड़, ठीक है, 9.95 लाख एक हफ्ते में ब्रेस्ट कैंसर की जांच हुई है, ठीक है, 1.25 लाख एक हफ्ते में, ठीक है, ऑनलाइन स्क्रीनिंग करवाई गई है। क्लियर पॉइंट बच्चे यहाँ पे? और ये तीनों के तीनों बात कर लेते हैं। तो ये एक अचीवमेंट दिखा रहा है हमारे भारत का कि इंडियन गवर्नमेंट हेल्थ केयर सेक्टर में बहुत अच्छा इनिशिएटिव ले रही है, बहुत अच्छे तरीके से हेल्थ केयर को मेंटेन
मेंटेन किया जा रहा है। ठीक है, चलिए हो सकता है कि हम लोग गलतियां करते हैं गवर्नमेंट चुनने में, लेकिन ये तो इंटरनेशनल लेवल का रिकॉर्ड है ना भाई साहब, तो इंटरनेशनल लेवल यानी गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में तो डेफिनेटली यहाँ पे कुछ तो सच्चाई रही होगी गवर्नमेंट की इन सारे कैंपेन में। क्लियर पॉइंट बच्चे यहाँ पे। चलिए अब हम लोग यहाँ पे एक और सवाल देखेंगे जिसमें आपको ये समझ में आएगा कि किस तरीके से चाइना बढ़ता जा रहा है, अंतरिक्ष में जा रहा है, स्पेस में जा रहा है, हर जगह जा रहा है, और अपन लोग क्या कर रहे हैं इंडिया में छोटे मोटे मुद्दों पे लड़ाई करते जा रहे हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन स्पेशली मैं इसीलिए लेकर आया था ताकि समझ में आए हमारे पड़ोसी मुल्क कहाँ जा रहे हैं और हम लोग कहाँ जा रहे हैं। ठीक है, चलिए Who is the youngest Chinese astronaut aboard the Shenzhou 21 मिशन? अब देखिए यहाँ पे शेंजू 21 मिशन एक चलाया गया है, ठीक है, और चाइना के द्वारा चलाया गया है। ठीक है, चाइना के द्वारा चलाया गया है, क्लियर पॉइंट याद रखना, कुछ पॉइंट चाइना के द्वारा चलाया गया है। तो इसमें यंगेस्ट चाइनीज एस्ट्रोनॉट कौन है आपको ये बताना है। तो देखिए चाइना के द्वारा एक मिशन लॉन्च किया गया है जिसका नाम क्या है, शेंजू 21 मिशन। ठीक है, इसमें 3 लोगों को अंतरिक्ष में भेजा गया, स्पेस स्टेशन में भेजा गया। कितने लोगों को, 3 लोगों को। ठीक है, और तीनों के नाम यहाँ पे आपको मैं ऑप्शन में डाल दिए हैं। ठीक है, क्या नाम है, झांगलू, वू फी एंड सांग होंगजांग। ठीक है, तो करेक्ट आंसर वू फी। ये तो अच्छी बात है कि आसान वाला आपका आंसर आ गया। ठीक है, वरना अगर ये आपका आंसर होता ना, ठीक है, कुछ ऐसा तो उलझ के रह जाते। अच्छी बात है कि वू फी कर देना, ठीक है, वो समझ में आ गया। ठीक है, तो ये मात्र 32 साल का लड़का है भाई साहब, मात्र 32 साल का लड़का है, और ये 3 जो मेंबर भेजे जा रहे हैं उन 3 मेंबर्स में से एक है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे कितने, 3 यहाँ पे भेजे जा रहे हैं, एस्ट्रोनॉट भेजे जा रहे हैं। पहला पॉइंट तो ये याद रखना। ठीक है, इनके साथ 4 लेबोरेटरी माइस माइस भेजे जा रहे हैं। माइस यानी कि माउस का प्लूरल होता है माइस। ठीक है, तो 4 भेजे जा रहे हैं जिसमें 2 मेल है, इसमें 2 मेल है और 2 फीमेल है। क्लियर अपन यहाँ पे याद रखिएगा। ठीक है, अब देखिए कहां से चलेगा और कहां को जाएगा। ठीक है, तो मिशन की बात करें तो मिशन तो आपको मैं पहले ही बता चुका हूं, शेंजो 21 मिशन है। क्लियर अपन यहाँ पे। अब देखिए किस सैटेलाइट से लॉन्च किया जा रहा है। ठीक है, तो जियो क्वान। ठीक है, जियो क्वान सैटेलाइट से इसको लॉन्च किया जा रहा है, याद रखना। ठीक है, सैटेलाइट से इसको लॉन्च किया जा रहा है। ठीक है, अब कोई मिशन निकलेगा, ठीक है, किसी न किसी सैटेलाइट के जरिए निकलेगा, तो कहीं ना कहीं तो पहुंचेगा ना। ठीक है, तो कहां पहुंचेगा, कौन से स्पेस स्टेशन में पहुंचेगा, तो यहाँ पे तियांगोंग स्पेस स्टेशन, कौन सा, तियांगोंग तियांगोंग स्पेस स्टेशन पे जाकर के पहुंचेगा। क्लियर, कौन यहाँ पे स्पेस स्टेशन पे जाकर के पहुंचेगा। ये पॉइंट आप लोग याद रख लेना। ठीक है, अच्छा अब एक और चीज ध्यान समझिएगा। ठीक है, मिशन कौन सा, शेंजू 21 मिशन। ठीक है, और 3 लोग जा रहे हैं, जांगलू, वुफी, जांग होंगसांग जा रहे हैं। कहां से, कौन से स्पेस सैटेलाइट स्पेस सेंटर से। ठीक है, तो जी कौन, JIUQUAN स्पेलिंग याद रख लीजिए। क्लियर पॉइंट। और कौन से स्पेस स्टेशन पे जाएगा, यानी अंतरिक्ष स्टेशन पे जाएगा। ठीक है, तो तियांगोंग स्पेस स्टेशन पे जाएगा। ये सारी चीज आप लोग याद रखनी है। ठीक है, और यंगेस्ट में आपका ये वाला आंसर हो जाएगा वुफी। क्लियर पॉइंट बच्चे, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको तस्वीर दिखाई दे रही होगी। ठीक है, नाउ Lucknow has been recognized by the UNESCO as the creative city in which category? अब देखिए यूनेस्को ना क्रिएटिव सिटी का एक लिस्ट बनाता है, क्रिएटिव सिटी। ठीक है, अब क्रिएटिव सिटी का मतलब क्या होता है कि किसी सिटी का सबसे इंपॉर्टेंट चीज को एक इंपॉर्टेंस दे दिया जाना। ठीक है, जैसे मान लीजिए किसी शहर का, जैसे ग्वालियर का म्यूजिक इंपॉर्टेंट है, तो ग्वालियर के म्यूजिक को इस लिस्ट में डाल दिया जाएगा। इसी तरीके के लखनऊ के खाने को, लखनऊ को क्या कहा जाता है, लखनऊ को क्या कहा जाता है। ठीक है, लखनऊ को यहाँ पे कहा जाता है बच्चों, ठीक है, खाने का शहर। ठीक है, खाने का शहर कहा जाता है। कहा जाता है कि लखनऊ की जो लजीजत है खाने में, मैं शब्द बोल नहीं पा रहा हूँ। ठीक है, क्या बोलते हैं, लजीज खाना है ना, लखनऊ का लजीज खाना बहुत फेमस है। यहाँ का जो चिकन मटन वगैरह वो बहुत फेमस है, कहते हैं ना शाही लखनऊ। ठीक है, एकदम दरबार लगते थे लखनऊ में, और खानों के बड़े शौकीन होते थे वो लोग। तो लखनऊ का जो खाना है ना, ठीक है, गैस्ट्रोनॉमी है, उसको यूनेस्को के, ठीक है, क्रिएटिव सिटी में शामिल किया गया। क्लियर कौन यहाँ पे, इसके गैस्ट्रोनॉमी को, ठीक है, गैस्ट्रोनॉमी को किसमें शामिल किया गया है, यूनेस्को की क्रिएटिव सिटी में शामिल किया गया है, क्रिएटिव सिटी में शामिल किया गया है। ये बात आप लोग को याद रखना। ठीक है, तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा,
गैस्ट्रोनॉमी। क्लियर है। और भारत के टोटल कितने शहर हैं? ठीक है, टोटल 9 सिटीज हैं जो कि इस लिस्ट में शामिल हैं। और ये शुरुआत कब से हुई थी? 2004 से शुरुआत हुई थी कि उन शहरों को पहचान मिलने के लिए, उन शहरों की जो पहचान, शहरों को पहचान दिलाने के लिए शहरों की जो पहचान है, लखनऊ को पहचान दिलाने के लिए लखनऊ की जो पहचान है, तो लखनऊ की पहचान क्या है? खाने पीने की कला, पाक कला जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं। ठीक है, पाक कला, खाना बनाने की कला, ये इसको पाक कला बोलते हैं, गैस्ट्रोनॉमी। क्लियर अपन बच्चे यहाँ पे? तो गैस्ट्रोनॉमी को यूनेस्को की क्रिएटिव सिटी में शामिल कर लिया गया है। ठीक है बच्चों। नाउ एट विच इवेंट डिड रोहन बोपन्ना प्लेड हिज फाइनल प्रोफेशनल टेनिस मैच? ठीक है, कूर्ग, कूर्ग के रहने वाले, ठीक है, कूर्ग का नाम इन्होंने रोशन कर दिया है। ठीक है, और टेनिस प्लेयर हैं जिनका नाम क्या है? बोपन्ना साहब। ठीक है, क्या नाम है? रोहन, रोहन बोपन्ना, रोहन बोपन्ना साहब है। ठीक है, टेनिस प्लेयर है, ये रिटायरमेंट ले रहे हैं, लेकर रहे हैं इन्होंने, रिटायरमेंट ले लिया है। ठीक है, तो सवाल ये कि इनका आखिरी जो टूर्नामेंट होगा, इवेंट होगा, वो क्या होगा? विंबलडन 2025, पेरिस मास्टर 2025 एंड द यूएस ओपन 2025 एटीपी फाइनल। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चे पेरिस मास्टर्स 1000। यहाँ पे मैं 1000 नहीं लिखना भूल गया था, तो यहाँ पर क्या लिखना है? पेरिस मास्टर्स 1000। ठीक है बच्चों, क्या लिखना है? पेरिस मास्टर्स, पेरिस मास्टर 1000 2025 की हम यहाँ बात करेंगे। क्लियर कौन बच्चों यहाँ पे? तो इन्होंने ये मैच खेला है और मैच खेलने के बाद अनाउंसमेंट कर दिया है कि मैं रिटायरमेंट लेने वाला हूँ, पूरा टेनिस जगत में छोड़ने वाला हूँ। क्लियर कौन यहाँ पे? अब इनका जो लास्ट मैच होगा वो उज्बेकिस्तान के, लास्ट मैच जो होगा याद रखना, मतलब हुआ है, नॉट होगा, ठीक हुआ है। ठीक है, लास्ट मैच जो होगा, ठीक है, वो किसके साथ होगा? ठीक है, तो अलेक्जेंडर बुबलिक के नाम से होगा। ठीक है, अलेक्जेंडर बुबलिक के नाम से होगा। ठीक है, याद रखना, अलेक्जेंडर, ठीक है, बुबलिक। और ये कहाँ के हैं? उज्बेकिस्तान के हैं। ठीक है, उज्बेकिस्तान के हैं, इन्हीं के साथ इनका आखिरी मैच किया गया है। ठीक है, 2017 में इन्होंने फ्रेंच ओपन जीता था, ये भी आपको याद रखना है। 2017 में इन्होंने फ्रेंच ओपन जीता था, फ्रेंच ओपन जीता था। और अभी तक टोटल 5 ग्रैंड स्लैम इनके नाम पे हैं, 5 ग्रैंड स्लैम इनके नाम पे है, आपको ये भी याद रखना है। क्लियर कौन बच्चे यहाँ पे? उसके बाद देखिए तो ये तो सिंगल्स की बात होगी। डबल्स पे बात कर ले, 2024 में इन्होंने डबल्स भी जीता था। ठीक है, 2024 में इन्होंने डबल्स मैच भी जीते थे। ठीक है, तो डबल्स की बात करें तो डबल्स भी इन्होंने जीता था। क्लियर कौन यहाँ पे? डबल्स, अच्छा डबल्स मेन फीमेल दोनों में होता है, तो मेंस डबल की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ चीजें मैं आपको बता दूं। ठीक है, सारी सारी बार रिवाइज करवाता हूँ। ठीक है बच्चों, याद रखना, 2024 में इन्होंने मेंस डबल जीता है, रिटायरमेंट लिया है और पूर्वी के रहने वाले हैं। पेरिस मास्टर्स 1000 इनका आखिरी जो मैच था, किसके खिलाफ खेला था? अलेक्जेंडर बबली के खिलाफ खेला था, जो कि उज्बेकिस्तान के हैं। क्लियर कौन यहाँ पे? 5 टोटल ग्रैंड स्लैम इनका नाम है। 2017 में फ्रेंच ओपन भी जीत चुके हैं। ठीक है बच्चों, चल, हु इज द चेयरपर्सन ऑफ 8 पे कमीशन एज ऑफ नवंबर 2025? ठीक है, जस्टिस बी एन श्री कृष्णा, जस्टिस ए के माथुर, और अभी टू बी अपॉइंटेड, अपॉइंट किया नहीं गया है, राजकुमार अरोरा। ठीक है, इसमें आपको आंसर देना है। तो देखिए बच्चों, पहले तो बात कर लेते हैं पे कमीशन होता क्या है, सेंट्रल पे कमीशन है क्या और इसका रूल क्या है। तो हर 10 साल में पे कमीशन आता है गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए कि उनकी हर एक 10 साल में सैलरी बढ़ा दी जाती है। जैसे कि अभी 2016 में लास्ट टाइम हुआ था, अभी 2026 में बढ़ने वाली है। 2016 के पहले 2006 में हुआ था, 2006 के पहले 1996 में, 1996 के पहले 1986 में। यानी कि हर एक 10 साल में एक पे कमीशन अपॉइंट किया जाता है। तो पहला वाला जो था वो कब अपॉइंट किया गया था? ठीक है, पहला वाला आपका अपॉइंट किया गया था 1946 में। ठीक है, याद रखिएगा। और जो लास्ट है वो अपॉइंट किया गया था आपका 2016 में, और जो प्रेजेंट अभी अपॉइंट किया गया था कब? ठीक है, जनवरी जनवरी 2025 में। ठीक है, जनवरी 2025 में। और इसको काम क्या सौंपा गया था? अब देखिए, यूं थोड़ी कि देखिए 10 साल हो गए तो पे कमीशन लागू करना ही है, तो बढ़ाना तो है ही सैलरी, चलो बढ़ा देते हैं।
कितना बढ़ाना है, महंगाई के हिसाब से एडजस्ट करके बढ़ाना है, सर्विस के टेन्योर के हिसाब से बढ़ाना, कितना बढ़ाओगे, कैसे डिसाइड करोगे? तो उसके लिए हर साल एक कमिटी बैठती है, एक कमीशन अपॉइंट किया जाता है, वही कमीशन पूरे रिसर्च करता है, छानबीन करता है, और उसके आधार पर यहाँ पे बताया जाता है कि कितना पे बढ़ाया जाए, कितनी सैलरी बढ़ाई जानी चाहिए, कितने पेंशन बढ़ाया जाना चाहिए, और क्या क्या नियम होने चाहिए, और उन सैलरीज वगैरह पे क्या क्या टैक्स लगना चाहिए, सब कुछ डिसाइड करेगा कौन? तो यहाँ पे कमीशन डिसाइड करेगा। ठीक है, तो अभी हम बात कर लेते हैं कि किसको अपॉइंट किया गया है चेयरमैन के तौर पे। ठीक है, तो किसी को नहीं, ठीक है, किसी को भी अभी तक अपॉइंट नहीं किया गया है, ये बात याद रखना। क्लियर पॉइंट? अब सॉरी, किया गया है, ठीक है, बट हमारा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग किसी को नहीं किया गया है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ पे किसी को नहीं किया गया है। ठीक है, याद रखिएगा। तो ये एज ऑफ नवंबर की बात कर रहे हैं ना, कितने नवंबर है, डेट नहीं दे रखा ना, ठीक है, चलो डेट नहीं दे रखा, तो अभी तक यही आपका आंसर है। ठीक है, अगर बात करते हैं इसके पहले की बात करें तो जस्टिस ए के माथुर, ठीक है, कौन है? जस्टिस ए के माथुर, ए के माथुर, ठीक है बच्चों, ए के माथुर। अब ये ए के माथुर साहब हैं जो लास्ट वाला पे कमीशन के कौन से हैं? चेयरमैन है, लास्ट वाला पे कमीशन के चेयरमैन रहने वाले हैं। क्लियर कौन यहाँ पे? अब ये 7th वाला हो गया और क्वेश्चन 8 वाले का है, तो अभी तक भी नवंबर तक नहीं किया गया है, तो किसी ना किसी को तो किया जाएगा। तो अभी रंजना देसाई को किया जाएगा, ठीक है, रंजना देसाई को किया जाएगा। क्लियर कौन यहाँ पे? रंजना देसाई को, यानी रंजना देसाई की जो टीम है, यानी कमीशन, ये डिसाइड करेगी कि कितना सैलरी बढ़ना चाहिए, कितना पेंशन बढ़ना चाहिए, सब कुछ यही डिसाइड करेंगी। सातवां इसलिए याद रखना, एक नेक्स्ट भी इंपॉर्टेंट होता है और एक पीछे वाला भी इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है, और फर्स्ट तो इंपॉर्टेंट होता ही है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने फर्स्ट आपको पता है 1946 में शुरुआत की गई थी, 7th वाला 2016 में शुरू किया गया था, और एक एक माथुर जो थे 7वें का और 8वें का भी रंजना देसाई जी को चेयरमैन बनाया गया है, जो कि 28 अक्टूबर तक थी और नवंबर से उनको अपॉइंट कर दिया गया फिलहाल। क्लियर पॉइंट बच्चे यहाँ पे? तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ पे येट टू बी अपॉइंटेड है, क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा ब्रैकेट में? एज ऑफ नवंबर, नवंबर तक किसको किया गया? नवंबर में किया गया, नवंबर तक किसी को भी नहीं किया गया था। क्लियर पॉइंट यहाँ पे बच्चों? चलिए 8th कमीशन देखिए, रुपए पैसे की बात कर रहे हैं, चलिए आगे देखते हैं। ठीक है, दिस टू कंपनीज हैव पार्टनर टू लॉन्च चैट जीपीटीज फर्स्ट इंटीग्रेटेड डिजिटल पेमेंट वैलेट। अब देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, चैट जीपीटी आप लोग इस्तेमाल करते हो आज की डेट में, हर जगह इस्तेमाल हो ही रहा है ना, हर एक सेक्टर में चैट जीपीटी का इस्तेमाल हो रहा है। तो चैट जीपीटी में भी पेमेंट नहीं आता था। आप लोग जब जैसे मान लो पूरा एक खोल रहा है ना ऐसे, तो नीचे चैट जीपीटी का वो आता है, यहाँ पे अलग अलग आइकन आते रहते हैं, है ना, ठीक है, तो इसमें ना पेमेंट का ऑप्शन नहीं आता। जैसे व्हाट्सएप में आजकल आता है ना, पेमेंट करो तो पेमेंट, तो व्हाट्सएप से पेमेंट किया जा सकता है, वैसे अब चैट जीपीटी में भी ऐसा पेमेंट का ऑप्शन आएगा, पेमेंट का ऑप्शन आएगा। तो हम लोग अगर कहीं पे पेमेंट का ऑप्शन करते हैं ना, तो सारे पेमेंट से डायरेक्ट कहाँ जाते हैं, हम लोग शॉपिंग करते हैं, तो ऊपर फोन पे, गूगल पे, पेटीएम, अमेजन पे आ जाते हैं लिस्ट, है ना। तो हम गूगल पे चला रहे हैं, तो गूगल पे हम लोग क्या कर देते हैं, क्लिक और पेमेंट हो जाता है, फोन पे क्लिक पेमेंट, पेटीएम क्लिक पेमेंट, ऐसे होता है। चैट जीपीटी में अभी तक ये ऑप्शन नहीं था, तो चैट जीपीटी में अब ये ऑप्शन डाल दिया गया है और ये पहली बार किया गया है। अब यहाँ पे एक आइकन बनेगा, एक कंपनी का आइकन बनेगा, तो उसी कंपनी के साथ इधर पार्टनरशिप किया है। तो कंपनी कौन सी है? पेपल। कौन सी कंपनी है? पेपल। ठीक है, तो अब पेपल का आइकन आएगा चैट जीपीटी के अंदर में, आप पहले शॉपिंग करोगे, जाकर खूब शॉपिंग वॉपिंग करोगे, पेमेंट का ऑप्शन आएगा ना, तो पेमेंट यहाँ पे डाल दोगे, क्या पेपल पे क्लिक करोगे तो ये आपको पेपल की वेबसाइट पे लेके जाएगा, वहां से आप पेमेंट कर दो। या फिर ये भी कह सकते हो शॉपिंग विद पेपल, जैसे आता है ना शॉपिंग विद, उसमें फोन पे में भी आता है शॉपिंग का ऑप्शन, गूगल पे में भी आता है, पेटीएम में भी आता है। तो इस तरीके से शॉपिंग विद करोगे तो पेपल आपको सीधा शॉपिंग वाली वेबसाइट पे लेके जाएगा, एप्लीकेशन पे लेके जाएगा, आप शॉपिंग कर लो, पेमेंट आप यहां से कर सकते हो। तो पहली बार ऐसा हुआ चैट जीपीटी के फील्ड में। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन पे देखिए कि कौन सी दो कंपनी ने पार्टनरशिप किया है चैट जीपीटी लॉन्च करने का, इंटीग्रेटेड पेमेंट सिस्टम लॉन्च करने का। ओपन एआई और स्ट्राइप, गूगल एंड पीपल, ओपन एआई एंड पीपल एंड अमेजन एंड चैट जीपीटी। ठीक है बच्चों, तो ओपन एआई एंड पीपल, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया आपका, ये क्या बोल, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे पेपल के बारे में थोड़ी सी बात करें, चैट जीपीटी का तो आपको पता ही है, पेपल 1998 में बनाई गई थी, 1998 में पेपल बनाया गया था। ठीक है, एलेक्स क्रिस इसके सीईओ है, ठीक है, सीईओ है इसके एलेक्स। क्लियर पॉइंट? ठीक है, एलेक्स एलेक्स क्रिस इसके कौन है? सीईओ है, याद रखेगा। ठीक है, अब इसने
ईबे के साथ पार्टनरशिप किया 2002 में। पार्टनरशिप किया ईबे के साथ पार्टनरशिप किया 2002 में। किसने? पेपल ने ईबे के साथ पार्टनरशिप किया। कब? यहाँ पे 2002 के अंदर में। ठीक है। अब 2015 में ईबे ने पेपल को इंडिपेंडेंट कंपनी बना दिया। क्लियर पॉइंट? ठीक है। अब ईबे को इंडिपेंडेंट कंपनी के तौर पे, ठीक है, इंडिपेंडेंट कंपनी के तौर पे यहाँ पे लॉन्च किया गया 2015 में। क्लियर पॉइंट? यहाँ पे किसको? पेपल को। किसने किया? ईबे। ठीक है। और अभी जैसे ही चैट जीपीटी के साथ पार्टनरशिप वगैरह किया गया है, ठीक है, तो यहाँ पे पार्टनरशिप जैसे किया गया है तो ये देखा गया कि फटाक से पेपल का जो शेयर का रेट है या ईबे का शेयर का रेट है, दोनों यहाँ पे तकरीबन तकरीबन 4% तक इनके शेयर्स के रेट बढ़ गए। यानी कि एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इंपॉर्टेंट है यहाँ पे देखा जा रहा है। एक इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक बेनिफिट कह सकते हो, फिर इंटरनेशनल लेवल पे प्रेजेंटेशन कह सकते हो। प्रॉपर यहाँ पे आपको एक अलग तरीके से सीक्वेंस दिखाई दे रहा है, किस किस तरीके से आप पेमेंट वगैरह हो रहा है, किस तरह कंपनी मिल रही है, और एक अच्छा रिजल्ट आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलने वाला है। ठीक है बच्चों, तो आई थिंक यहाँ पे सब कुछ आपको समझ में आ रहा होगा। पेपल 1998 में बना था, सीईओ एलेक्स क्रिस है। ईबे जो आपका 2002 में बनाया गया था, सॉरी 2002 में बनाया नहीं गया था यहाँ पे ईबे का, याद रखना। ठीक है। पेपल, ठीक है, कुछ ऐसे मिस्टेक हो रही है बच्चों, ठीक है, याद रखना। 2002 में पेपल को एक्वायर किया था इसने, ठीक है, ये पॉइंट था। और 2015 में ईबे ने इसको प्रॉपर बना दिया था इंडिपेंडेंट कंपनी। ठीक है, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, कोई बात नहीं, ठीक है, इसको कवर कर लिया। चलिए बच्चों, ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। मिलेगा अगले सेशन में फिर से कुछ ऐसे सवालों के साथ जो आपके एग्जाम के लिए काफी ज्यादा जरूरी होने वाले हैं। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।